हेलो जी, कैसे हो सारे लक्ष्य तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 13 पर और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की कुछ और एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो कि सबसे सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम थी, राइट? अब हम पढ़ेंगे दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जैसे कि एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों वर्जन पढ़ेंगे हम। फिर आता है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, उसका भी प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पढ़ेंगे। फिर हमारी आती है सबसे खास एल्गोरिदम जो कि है राउंड रॉबिन, ठीक है? So this video is sponsored by Coding Ninjas, India's leading coding education platform। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि Amazon, Adobe, Commvault अपने टेक्निकल इंटरव्यूज में फोकस करती हैं ओएस वाले पार्ट पर। तो इन इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए आपका ओएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो कोडिंग निंजास को प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ कोर्स जो कि इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करता है। उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो सारे लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मैप करके सिखाए जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको वन ऑन वन डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो इनविडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से हैं। उसके अलावा मैं बोलूँ तो इस कोर्स में आपको 12 आवर से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा, 150 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, 12 से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स में हैंड्स ऑन करेंगे। उसके अलावा कोडिंग निंजास पे आपको बहुत सारी डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं SJF से, जिसको मैं बोलता हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या मतलब है? जिस भी जॉब का सबसे छोटा बर्स्ट टाइम होगा, यानी कि जो भी जॉब क्यू के अंदर है उसमें से मैं देखूंगा कि सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, ठीक है? सबसे छोटा बर्स्ट टाइम मतलब कि कौन सबसे जल्दी एग्जीक्यूट होगी, ऐसा सोचना है मेरा, ठीक है? तो उसको उठा के मैं सबसे पहले सीपीयू को दे दूंगा, ठीक है? उसके बाद जिनका ज्यादा हायर बर्स्ट टाइम है उनको दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले लिख लेते हैं। प्रोसेस विद लीस्ट बर्स्ट टाइम विल गेट सीपीयू, ठीक है? और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ यार, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा कि जो एफसीएफएस था उसके अंदर जब मैं सबसे हायर बर्स्ट टाइम की प्रोसेस को पहले शेड्यूल कर देता था तो एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, राइट? इसी को मैं कॉन्वॉय इफेक्ट कह रहा था, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हुए वहाँ पर एक एसजेएफ एल्गोरिदम है। अभी हम इसका नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो मिल गया, वापस से प्रिएम्पशन नहीं होगा, ठीक है? तो इसमें अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, अब ये देखो कि हमने बोला कि सबसे लीस्ट बर्स्ट टाइम जिसका होगा हम उसको सीपीयू दे देंगे। बट ये ना बड़ा मुश्किल टास्क है कि प्रोसेस जो आई, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, P1, P2, P3 ऐसे 3 प्रोसेस आई रेडी क्यू में। अब मुझे निकालना है इनका बीटी कितना होगा। अब मुझे बिफोर हैंड, मतलब मैंने शेड्यूल किया भी नहीं, उससे पहले ओएस जो बैठ के ह्यूरिस्टिक्स अप्लाई कर रहा है। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे ही तुक्के मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ एल्गोरिथम्स के कुछ लॉजिक लिखा होगा इसके पीछे। वो देख रहा है कि यार P1 का कितना बर्स्ट टाइम हो सकता है, देख रहा होगा कितना इसका साइज़ है, कोड साइज़ कितना है, ठीक है? और या फिर पुरानी किसी हिस्ट्री कभी और P1 जॉब आई थी तो उसने कितना टाइम लिया, तो उस हिसाब से मैं बर्स्ट टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मतलब कि मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये फुल ऑन एस्टिमेशन बेस्ड है, ठीक है? कोई आइडियली कितना बर्स्ट टाइम है ये मैं निकाल ही नहीं सकता, ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। तो मैं इस एस्टिमेशन पे या फिर बोल सकता हूँ कि इस होप में चल रहा हूँ कि जो मैंने बर्स्ट टाइम निकाला है, जो मेरे एल्गोरिथम ने बर्स्ट टाइम निकाला है वो सही होगा। इस बिहाफ पे मैं उसको शेड्यूल करूँगा। ऐसा भी हो सकता है आपने निकाला हो इसके अंदर, मान लो इसका बर्स्ट टाइम निकाला आपने 2 सेकंड, इसका निकाला 5 सेकंड, इसका निकाला 10 सेकंड। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है तो इसको उठा के मैं सीपीयू दे देता हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है कि इसका 2 सेकंड ना हो, ये 20 सेकंड हो, राइट? मुझे नहीं पता, अभी मैंने सारा कोड तो देखा नहीं है, ठीक है? एग्जीक्यूशन तो मैं पता लगा नहीं सकता कितना टाइम लगेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, मतलब ये एस्टिमेशन निकालना। तो अब ये वर्क कैसे करती है, इस पे चलते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। मेरे पास प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, ठीक है? अब मैं शॉर्टेस्ट जॉब फॉर नॉन प्रिएम्प्टिव वर्ज़न के हिसाब से इसका गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? गैंट चार्ट कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। t इक्वल टू 0 पे मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले जो प्रोसेस आएगी नॉन प्रिएम्प्टिव है, ध्यान रखना। उससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, ये जो बीटी निकला है, ये जो बीटी दिख रहा है आपको, ये मैंने कैसे निकाला है? भूलना मत इसको, ये मैंने एस्टिमेशन से निकाला है, ठीक है? मुझे नहीं पता एक्चुअली कितना होगा। तो अब
सबसे पहले आएगी आपकी अराइवल टाइम जिसका 0 है, ठीक है। अभी तक ये क्यू में है P1 को मैंने शेड्यूल किया। अभी क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये वापस से प्रीएम्प्ट नहीं होगी, तो ये अपने बर्स्ट टाइम जितना चल जाएगी, 8 सेकंड्स तक चल गई, ठीक है। उसके बाद जब 8 सेकंड पूरे हो चुके हैं, जैसे ही 8 सेकंड पूरे हुए हैं क्लॉक में, तो मेरे पास ये तीनों की तीनों प्रोसेस मिलेगी, राइट, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 3 था, जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेस थी उसका अराइवल टाइम 3 था, तो रेडी क्यू में ये तीनों की तीनों प्रोसेस आ चुकी होंगी, राइट। तो चलो, अब उसके बाद मैं कौन सी उठाऊंगा, P2, ठीक है। P2 उठाऊंगा तो उसका बर्स्ट टाइम कितना, 4, 8 + 4, 12 सेकेंड्स। P2 हो गया 12 सेकेंड। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 जॉब्स पड़ी हुई हैं ये, ठीक है। अब मैं दोनों में से मैच करूंगा कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो मैं देख रहा हूँ इसका बर्स्ट टाइम कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर P3 ना होके शेड्यूल P4 शेड्यूल होगी, ठीक है। एफसीएफएस में क्या होता है, P3 शेड्यूल हो जाती है, बट इसमें P4 शेड्यूल हम कर देंगे। P4 शेड्यूल करेंगे, 5 सेकंड चलेगी, इसमें 17 सेकंड। उसके बाद बची कौन सी, P3 को शेड्यूल कर देंगे, ये हमारी 26 सेकंड चलेगी, ठीक है। अब इसका मैं सीटी जल्दी लिख लेता हूँ। सीटी हमारा होगा 8, 12, 26 एंड 17। अगर इसका मैं टर्न अराउंड टाइम निकालूं तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, CT माइनस 80, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या है, BT क्या है, CT क्या है, ये टर्मोलॉजी हम आगे ना 1-2 लेक्चर में यूज करेंगे, तो इसको पिछली वीडियो में जाके लेक्चर 12 में जाके इनको अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो एकदम, ये BT, TAT, CT है क्या, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, इसका आएगा 8 सेकेंड, इसका 11 सेकेंड, इसका 24, इसका 14, और उसका बर्स्ट टाइम निकाले। बर्स्ट टाइम नहीं, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी। बर्स्ट टाइम नहीं, मैं इसको वेट टाइम बोलूंगा, ठीक है। वेट टाइम निकाले अगर हम, वेट टाइम क्या होता है, TAT माइनस BT, ठीक है। ये 0 सेकेंड्स, ये आएगा 7, ये 15, ये 9 सेकेंड्स। इसका एवरेज निकालूं मैं, एवरेज वेट टाइम निकालूं तो 7.75 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन का। हमने एक एग्जांपल देख लिया कि इसमें एवरेज वेटिंग टाइम कितना रहेगा, ठीक है। अब एक और बात करूँ तो अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया, इसमें आप देख रहे होगे कि हमारा जो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस को पिक करने का क्राइटेरिया क्या है, वो है हमारा अराइवल टाइम एंड BT, राइट। BT के बिहाफ पे हम पहले देख रहे हैं अराइवल टाइम, जो से अराइव होंगी उस हिसाब से वही वाली प्रोसेस क्यू के अंदर पड़ी होंगी, रेडी क्यू के अंदर। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो मेरा क्राइटेरिया हो गया। तो ये क्राइटेरिया यूज होता है मेरा SJF के अंदर। अब मैं चलता हूँ इसके प्रीएम्प्टिव वर्जन पर, ठीक है। प्रीएम्प्टिव SJF। तो यार अभी नॉन प्रीएम्प्टिव हमने ये देखा कि जब अगर कोई एक प्रोसेस को एक CPU मिल जाता है तो मैं उसे वो करता नहीं हूँ, क्या नहीं करता, मैं उसे प्रीएम्प्ट नहीं करता। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखो। अब एज्यूम करो, मान लो P1 जो प्रोसेस अराइवल टाइम 0 पे आई थी, इसका बर्स्ट टाइम BT 8 ना होके 80 होता, 80 बर्स्ट टाइम होता। तो अगर आप देखो तो क्या होगा, इससे 80 हो गया, पहली ही जॉब 80 सेकंड्स के लिए चलेगी, बाकी जॉब वेट करती रह जाएंगी 80 सेकंड्स तक, क्योंकि प्रीएम्प्शन तो हो नहीं रहा है। तो ये एक, मैं बोल सकता हूँ विक्टिम होगा किसका, कॉन्वॉय इफेक्ट का, कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है। बाकी जॉब स्टार्व करेंगी, उनको एक भी बार CPU नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं हम प्रीएम्प्टिव वर्जन का यूज करके। इसका अगर मैं सिंपली सीधा ही उठाऊं एग्जांपल, तो इसी एग्जांपल को ना इसके लिए सॉल्व करते हैं, इस पर्टिकुलर के लिए। लेट मी ड्रॉ द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी बेसिकली ड्रॉ कर लिया हमारी प्रॉब्लम। तो ये हमारी रेडी क्यू है, ऐसी कुछ दिखेगी, थोड़ी देर बाद अराइवल टाइम के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया अभी भी हमारे पास 80 प्लस BT ही होगा, बट इसमें एक क्राइटेरिया और ऐड हो गया है कि ये प्रीएम्प्शन होगा इसके अंदर। और वो प्रीएम्प्शन होगा कैसे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्टिंग में मान लो अराइवल टाइम 0 है, तो P1 प्रोसेस आएगी, तो रेडी क्यू में जब एक ही प्रोसेस तो इस केस में P1 ही शेड्यूल हो पाएगी, क्योंकि बाकी प्रोसेसेस आई ही नहीं है। बट जैसे ही मान लो P1 ने चलना शुरू किया, P1 को CPU मिला, उसने एग्जीक्यूट होना शुरू किया, वो 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुई, तो जैसे ही वो 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा, रेडी क्यू में एक और प्रोसेस आ जाएगी P2। अब P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4, दैट इज लेसर देन P1 के बर्स्ट टाइम से। तो इस केस में क्या होगा कि P1 को मैं प्रीएम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। P1 पहले शेड्यूल होगी, 1 सेकंड चलेगी, फिर P2 आ जाएगा, 4 सेकंड उसका बर्स्ट टाइम है, तो अब P1 जो है प्रीएम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका गैंट चार्ट बनाते हैं सीधा, उससे समझते हैं, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो P1 हमारे पास प्रोसेस है, P1 हमने शेड्यूल करी, P1 शेड्यूल करने के बाद वो कितने सेकंड चली? P1 चलेगी 1 सेकंड ही। जैसे ही 1 सेकंड चली, मेरे P2 आ गई जिसका बर्स्ट टाइम कम है। बर्स्ट टाइम कम होने की वजह से मैंने P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया। P1 प्रीएम्प्ट होने के बाद P2 को शेड्यूल कर दिया। अब P2 आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही P2 आया, P2 कितने सेकंड चलेगा? P2 पूरे अपना 4 सेकंड चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही 4 सेकंड अगर वो पूरा चल भी गया, वो 4 सेकंड पूरा चल भी गया, तो एट द एंड ऑफ 4th सेकंड भी मेरे पास ये सारी प्रोसेसेस आ चुकी होंगी, यानी कि P3, P4 भी आ चुकी होंगी, बट इसका जो बर्स्ट टाइम है P3, P4 का वो 9 एंड 5 है, दैट इज़ लेसर देन P2, ठीक है? तो P1 पूरी चल जाएगी, टर्मिनेशन स्टेट तक ये पूरी शेड्यूल हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका टाइम? 5 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड चल गई। अब ये तो मेरी हो गई एग्जीक्यूट, P2 तो पूरी डन हो गई है, ठीक है? और एक चीज़ मिस कर गए हम कि जब P1 1 सेकंड चल गई है तो इसका बर्स्ट टाइम कितना बचा होगा? 7, ठीक है? अब मैं देखता हूँ कि कौन-सी प्रोसेस सबसे कम बर्स्ट टाइम वाली है। मेरी कौन-सी प्रोसेस सबसे कम बर्स्ट टाइम वाली है? P4, दैट इज़ 5 सेकंड। तो P4 को उठाया मैंने, P4 को शेड्यूल किया 5 सेकंड के लिए, ये पूरी शेड्यूल हो जाएगी 10 सेकंड, ठीक है? फिर उसके बाद अब किसका बर्स्ट टाइम कम है? P1 का। अब P1 पूरी शेड्यूल हो जाएगी, क्योंकि P1 का P3 से कम बर्स्ट टाइम है और कोई और प्रोसेस रेडी क्यू में आ नहीं रही है, ठीक है? तो इसको मैं पूरा शेड्यूल कर दूँगा, दैट इज़ 17 सेकंड्स, ठीक है? फिर उसके बाद कौन-सी बची लास्ट हमारी? P3, P3 हमारी चल जाएगी पूरा 9 सेकंड्स तक, दैट इज़ 26, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, जल्दी से हमने ड्रॉ कर लिया इसका गैंट चार्ट। अब इसका सीटी मैं जल्दी लिख देता हूँ। सीटी मेरा क्या होगा? इसका 17 सेकंड, इसका 5 सेकंड, इसका 26 सेकंड, इसका 10 सेकंड, ठीक है? इसका टी-ए-टी निकालो तो इसका 17 आ जाएगा, सीटी माइनस 80, इसका 4 आएगा, इसका 24, इसका 7। अगर मैं डब्ल्यू-टी निकालूँ दैट इज़ स्टैट माइनस बी-टी, तो 17 माइनस 8 दैट इज़ 9, उसका आएगा फिर 0, इसका 15, इसका 2। अगर अब मैं इसका एवरेज वेट टाइम निकालूँगा तो कितना आएगा? 6.5 यूनिट्स, राइट? ठीक है, अब मैंने थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ेशन लगाया, ऑप्टिमाइज़ेशन लगाने के बाद इसका जो वेट टाइम है वो कम हो गया। क्या अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या इसमें कॉन्वॉय इफ़ेक्ट होगा? सोचो, इसके अंदर कॉन्वॉय इफ़ेक्ट नहीं होगा। रीज़न बीइंग, अगर मान लो कोई पहली जॉब आई भी, कोई पहली जॉब आई और उसका बर्स्ट टाइम जो है बहुत ज़्यादा हुआ भी, मान लो 80 सेकंड हुआ पिछले केस की तरह, तब भी क्या होगा, ये 80 सेकंड चलनी तो शुरू होगी। जैसे अभी इस केस में हुआ था 8 सेकंड चलनी तो शुरू हुई, बट जैसे ही कोई लोअर बर्स्ट टाइम की आई तो हमने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया पहले वाली जॉब को और दूसरी जॉब को सीपीयू प्रोवाइड कर दिया। इसके अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जैसे ही कोई बर्स्ट टाइम लोअर बर्स्ट टाइम की आएगी, लोअर बर्स्ट टाइम की प्रोसेस आते ही हमने क्या करा, उसको शेड्यूल कर दिया, ठीक है? फिर से कोई और लोअर बर्स्ट टाइम की आएगी तो उसको हम फिर से शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ना हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट आने से बचा रहे हैं। और कॉन्वॉय इफेक्ट इसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉन्वॉय इफेक्ट पहले समझो कि आता क्यों था? आता इसलिए था कि कोई पहली जॉब ही ऐसी आ गई जो बहुत ज़्यादा सीपीयू बेसिकली उसका बर्स्ट टाइम है, ठीक है? तो उसने सीपीयू को हैक करके रख लिया बहुत टाइम तक और बाकी जॉब्स जो स्टार्व कर रही हैं, तो दैट इज़ कॉन्वॉय इफेक्ट। बट इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तो हमारा क्राइटेरिया ही यही है, जिसका बीटी कम है मैं उसे उठा के दे दूँगा। तो जैसे ही कि कोई और जॉब आएगी जिसका लोअर बीटी है, तो वो उठा के वो शेड्यूल हो जाएगी। तो जो लॉन्गर जॉब होगी, जो भी जिसका हायर बीटी होगा, वो बेसिकली नीचे-नीचे शिफ्ट होती चली जाएगी। इसकी वजह से एवरेज वेटिंग टाइम जो है मेरा हमेशा कम ही रहेगा, लोएस्ट रहेगा। एवरेज वेटिंग टाइम इसके अंदर लोएस्ट रहता है, ठीक है? इस वाली उसमें, बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो एसजेएफ में है वो ये है कि ये नियरली इम्पॉसिबल टाइप है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसका रीज़न यही है क्योंकि बीटी मुझे बिफ़ोरहैंड पता ही नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ कि बिफ़ोरहैंड मैं कैसे पता कर सकता हूँ ये प्रोसेस कितना बर्स्ट टाइम लेगी। सोचो कोई अब आइडियली जो प्रोग्रामर है उसने तो कोड ये सोच के लिखा है कि हाँ, मेरी प्रोसेस बढ़िया चलेगी इससे, बट उसके अंदर कोई ऐसा व्हाइल वन का लूप फँसा हुआ है मान लो। उसके अंदर व्हाइल वन लिख के किसी ने किसी वजह से छोड़ दिया और वो प्रोग्राम एरोनियस है और वो चले जा रहा है। तो अब उसने तो एस्टिमेट किया था कि बर्स्ट टाइम उसका 70 सेकंड होना चाहिए, बट वो 70 सेकंड नहीं है, वो अनलिमिटेड बर्स्ट टाइम है उसका, ठीक है? तो एसजेएफ में ये सबसे बड़ा इश्यू है, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया एसजेएफ और हमने देखा कि प्रीएम्प्टिव वर्ज़न जो होता है वो बेटर होता है इसके नॉन प्रीएम्प्टिव से, क्योंकि प्रीएम्प्टिव के अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट होता ही नहीं है और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, ठीक है? तो लेस स्टार्वेशन वाली एल्गोरिदम है ये। बहुत ही बढ़िया। चलो, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम अगली एल्गोरिदम डिस्कस करना। अब हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करना जिसका नाम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या है यार, देखो अभी तक क्या था, कोई प्रायोरिटी जैसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है? मतलब कोई जॉब
बस उसकी प्रायोरिटी किस बिहाफ पे डिसाइड होती है लास्ट वाले हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कि उसका बर्स्ट टाइम कम होना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एसजेएफ है ना, एसजेएफ वो स्पेशल केस है एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अलग से प्रायोरिटी नहीं असाइन हुई है, यानी कि इसमें कोई अलग से हमने प्रायोरिटी असाइन नहीं की थी एसजेएफ के अंदर, बस हमने ये बोल दिया था कि जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा मैं उसको शेड्यूल कर दूँगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जिसका लोएस्ट बर्स्ट टाइम होगा, वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है? बट इस वाले एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली ना हम असाइन कर देते हैं प्रायोरिटी टू ईच जॉब। मतलब जैसे ही वो ये हमारी रेडी क्यू है, जैसे ही वो रेडी क्यू में कोई जॉब आएगी P1, P2, P1, P2 ऐसे आई तो मैं इसको प्रायोरिटी सेट कर दूँगा। इसकी प्रायोरिटी मान लो 2 है, इसकी प्रायोरिटी 4 है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वो सबसे पहले शेड्यूल होगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्ज़न डिस्कस करता हूँ। नॉन प्रीएम्प्टिव, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि नॉन प्रीएम्प्टिव ना बेकार सा ही होता है, तो इसका भी बेकार ही है, ठीक है? देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ। जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। ठीक है? कि हमारा ड्रॉ हो गया है, हमारा अभी पर्टिकुलर हमारे एक क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कैसे शेड्यूल करेंगे, ठीक है? तो एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो यार इसमें क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्राइटेरिया है हमारा प्रायोरिटी, ठीक है? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? अब चूँकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्ज़न है, तो एक बार सीपीयू मिल गया तो मिल गया, हम सीपीयू को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं इसमें शुरू करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे कौन-सी प्रोसेस है? हमारे पास P1 प्रोसेस है, तो P1 शेड्यूल हो जाएगी, एक बार सीपीयू मिल गया तो मिल गया, 4 सेकंड तक एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? अब 4 सेकंड तक जब एग्ज़ीक्यूट हो गई, तो अराइवल टाइम 4 तक मेरे पास कौन-कौन सी जॉब है? कौन-कौन सी जॉब है हमारे पास? हमारे पास 1 तो एग्ज़ीक्यूट हो चुकी है, 2, 3, 4, 5 अब इसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है P4 की। तो अब कौन-सा प्रोसेस शेड्यूल होगी? अब हमारी P4 शेड्यूल हो जाएगी। P4 शेड्यूल होगी तो P4 कितना टाइम चलेगी? P4 आपका 5 सेकंड इसका बर्स्ट टाइम है, 5 सेकंड चलेगी तो 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब 9 जब हो गया तो मैं देखूँगा कि 9 सेकंड जैसे ही हुए तो मेरी रेडी क्यू में सारी प्रोसेसेस आ चुकी हैं क्योंकि लास्ट अराइवल टाइम वाज़ 6। अब मैं इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस उठा लेता हूँ, ठीक है? अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? हमारी 12 यानी P6 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। P6 13 सेकंड्स, राइट? अब उसके बाद P6 के बाद किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है? P7 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? दैट वाज़ 9 तो अभी 6 सेकंड्स चलेगी, ठीक है? दैट इज़ 19 तक। उसके बाद कौन-सी प्रोसेस आती है हमारी? 5th प्रोसेस P5 ये 1 सेकंड ही चल रही है बेचारी, ठीक है? अब P3 आ जाएगी इसके बाद हमारे पास, ठीक है? P3 आएगी, P3 वुड रन फॉर 3 सेकंड्स, ठीक है? 23 तक चल जाएगी। अब बची हमारी P2 प्रोसेस, 2 सेकंड्स तक ये चल जाएगी, तो 25, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली गैंट चार्ट हो गया, हमने निकाल लिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से आएँगी? CT4 आएगा, इसका CT25 आएगा, इसका CT23 आएगा, इसका CT9 आएगा, इसका 20 आएगा, इसका 13 आएगा, इसका 19 आएगा। तो यार एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है कि हर बार क्या हो रहा है ना, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब्स हैं उनको टाइम मतलब उनको पीछे छोड़ देते हैं हम, ठीक है? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी को हम शेड्यूल करे जा रहे हैं। इससे एक प्रॉब्लम अराइज़ होगी, ठीक है? दिमाग में रखना है ये चीज़, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इससे इससे क्या प्रॉब्लम अराइज़ होगी। अब इसका टीएटी और डब्ल्यूटी क्या आएगा वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ड्रॉ करें। मैं जल्दी-जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ठीक है? मैंने पहले इसको सॉल्व किया हुआ है इसको। ठीक है? तो हमने ड्रॉ कर लिया जल्दी से। ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है इसका 9.714 सेकंड्स आ गया है। ठीक है? अब थोड़ा हम जाते हैं इसके प्रीएम्प्टिव वर्ज़न पर। ठीक है? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव वर्ज़न को डिस्कस करते हैं हम इसके हम। प्रीएम्प्टिव वर्ज़न में क्या होगा कि प्रायोरिटी तो इसमें भी असाइन्ड होगी, ठीक है? बट
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही अराइवल टाइम बढ़ता जाएगा और प्रोसेस आती जाएंगी, जैसे ही कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आएगी, जो करंट प्रोसेस जो कि शेड्यूल्ड है, उसको हम प्रीएम्प्ट कर देंगे, ठीक है? तो मेरा यहाँ क्राइटेरिया रहेगा कि प्रायोरिटी किसकी सबसे हाई है, उसके हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल ड्रॉ करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं जल्दी से, ठीक है? समझते हैं इसको। अब फटाफट इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, ठीक है? ये हमने ड्रॉ कर लिया जल्दी से। अब इसका गैंट चार्ट बनाऊँ मैं, तो ये देखो, सबसे पहले t=0 पे कौन-सी प्रोसेस है हमारे पास? हमारे पास है P1 प्रोसेस, ठीक है? P1 प्रोसेस सबसे पहले शेड्यूल होगी। जैसे ही P1 शेड्यूल होगी, 1-1 सेकंड ये आगे बढ़ेगी, 1 सेकंड जैसे ही आगे बढ़ी, तो 1 सेकंड आगे बढ़ते ही मेरे पास P2 भी आ गई। P2 अगर रेडी क्यू में आ गई, तो अब मैं देखूँगा कि इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है? शेड्यूल तो हुई थी P1 बट प्रायोरिटी P2 की अब ज़्यादा है, तो 1 सेकंड बाद क्या होगा अब? 1 सेकंड बाद ये 1 ही सेकंड चलेगी और P2 शेड्यूल हो जाएगी। अब जब ये 1 ही सेकंड चली है, तो इसका बर्स्ट टाइम अब यहाँ पे हम कैंसल करके 3 लिख देते हैं। अब P2 चलेगी 1 सेकंड। अभी जो 1 सेकंड ही क्यों चल रही है? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 सेकंड ही क्यों चल रही है? आधा सेकंड क्यों नहीं चल रही? मतलब हो सकता है ना आधे सेकंड बाद वो चेक करे। अभी हमने मतलब ये अज़्यूम किया हुआ है कि 1-1 सेकंड बाद जो एल्गोरिदम हमारी चेक करती है, रेडी क्यू में कि कोई और प्रोसेस आई है कि नहीं, ठीक है? तो ये अज़म्पशन है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, ये डिपेंड करता है आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को, ठीक है? तो ये डाउट अगर किसी को आता है तो ये दैट इज़ सॉल्व्ड आई गेस, ठीक है? तो अब हमारे पास P2 जैसे शेड्यूल हुई, P2 1 सेकंड चलेगी, P2 जैसे ही 1 सेकंड चली तो यहाँ देखो, एक और प्रोसेस आ गई P3। क्या P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है? हाँ जी, ज़्यादा है P3 की प्रायोरिटी। तो अब P3 शेड्यूल होगी, ये 1 सेकंड चलेगी। अब ये 1 सेकंड चलने के बाद अब ये 1 सेकंड बची है, ये भी 1 सेकंड चल जाएगी। जैसे ही 1 सेकंड चलेगी तो P4 आ गई अब मेरी। अब P4 आ गई तो अब किसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है? P4 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, अब P4 एग्ज़ीक्यूट होगी। अब P4 की प्रायोरिटी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब है वो कितने सेकंड बाद आ रही है? वो 2 सेकंड बाद आ रही है, ठीक है? तो ये 2 सेकंड चला देते हैं हम इसको। अब जैसे ही ये 2 सेकंड चलेगी, तो अब 5 हो गया अराइवल टाइम। अब यहाँ पे इस पोज़ीशन पे सबसे ज़्यादा किसका है प्रायोरिटी? अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरी P6 की, ठीक है? अब क्योंकि ये भी 2 सेकंड चल चुकी है और P6 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, अब P6 शेड्यूल होगी। अब P6 की अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो ये पूरा शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है? P6 पूरा शेड्यूल हो जाएगी। P6 कितने टाइम चलेगी? 4 सेकंड तक। तो 5 + 4 इज़ 9, 9 सेकंड तक चलेगी। तो मेरी ये तो आउट हो गई P6। अब मेरे पास कौन-सी सबसे हाईएस्ट बची हुई है? अब मेरे पास P4 बची हुई है, तो मैं अब वापस से P4 को शेड्यूल कर दूँगा। P4 क्योंकि सबसे हाईएस्ट है, तो 2 सेकंड पूरा चल जाएगी टर्मिनेशन तक। इसको हटा देते हैं, 9, 10, 11 सेकंड्स। एक गलती कर दी हमने, P4 जो है वो 2 सेकंड चली थी, तो यहाँ 3 सेकंड्स बचेगा। अब 3 सेकंड बचेगा तो ये 12 सेकंड तक चलेगी, ठीक है? तो P4 12 सेकंड तक चलेगी। सीपीयू टाइम के। अब उसके बाद P4 भी हमारी डन हो गई है, ठीक है? P4 डन हो चुकी है। P4 डन होने के बाद हमारे पास बचती है P7, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो हम P7 को पूरा चला देते हैं। P7 कितना चलेगी? 6 सेकंड्स तक, दैट इज़ 18। अब मेरे पास कौन-सी सबसे ज़्यादा बची है जिसकी प्रायोरिटी है? हमारे पास P5 बची है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, दैट इज़ 8। अब P5 चलेगी, अब P5 चलेगी, वो 1 ही सेकंड चलेगी, ठीक है? 19 सेकंड्स। अब P5 भी आउट हो गई है गेम से। अब मेरे पास कौन-सी बची है? अब मेरे पास बची है P3। अब P5 चलने के बाद मैं P3 को चलाऊँगा। P3 कितना टाइम चलेगी? P3 2 सेकंड्स तक चलेगी, 19, 20, 21, ठीक है? अब उसके बाद मेरे पास कौन-सी प्रोसेस आएगी? P3 भी आउट हो गई है, तो अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी P2 की है। P2 चलेगी 1 सेकंड, दैट इज़ 22। फिर बची मेरे पास P1। P1 चलेगी 3 सेकंड्स, तो ये 25 तक। अब आप देखो यार, कितनी मेहनत लगी है हमें इसे सॉल्व करने में। इसके अंदर कितने ज़्यादा ओवरहेड है। आपको खुद ही इतना मेहनत लग रही है इसको बनाने में, तो जो सीपीयू की एल्गोरिदम होगी और जो बार-बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रही होगी, उसको एक ही जॉब को एग्ज़ीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ रही है। तो इस केस में इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरहेड है, ठीक है? और आप देखो धीरे-धीरे क्या होता है कि प्रोसेसेस जो हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है, वो लोएस्ट चली जाती रहती हैं, ठीक है? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसको मौका मिलता रहता है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी की कोई इज़्ज़त नहीं है इस गेम में, ठीक है? इस एल्गोरिदम में। तो अगर मैं सीटी लिखना चाहूँ तो सबसे पहले सीटी लिखता हूँ मैं, सबसे राइट टू लेफ्ट देखना शुरू करूँगा तो P1 का सीटी सबसे ज़्यादा, ठीक है? 25, इसका 22 आएगा, इसका 21, इसका 12, इसका 19, इसका 9 एंड 18। P7 18 सेकंड में चली गई, ठीक है? अब थोड़ा-सा सोचो यार कि इवन दो जो P2 जॉब थी, मेरे पास जो P2 जॉब थी, उसका बर्स्ट टाइम कितना था? उसका बर्स्ट टाइम था 2 सेकंड। तो आइडियली
एसजेएफ होता तो इसको हम पहले एग्जीक्यूट करके छोड़ देते, ठीक है, बट इस केस में क्या है, इसको 22 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। अब 22 सेकंड लगने की वजह से क्या होगा, अब इसमें भी कॉन्वॉय इफेक्ट आने लगेगा। कैसे कि कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब आए जा रही है, मतलब कोई ऐसी जॉब जिसका बर्स्ट टाइम हाई है और वो आती जा रही है, उसकी प्रायोरिटी भी हाई है, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब्स हैं वो नीचे-नीचे शिफ्ट होती चली जाएँगी। इसके केस में इवन दो लोएस्ट प्रायोरिटी का जॉब है, उसका बर्स्ट टाइम जो है 1 सेकंड, 2 सेकंड यानी कम भी हो, कम होने के बावजूद वो वेट करती चली जाएँगी, तो एवरेज वेट टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है? होमवर्क है कि आप एवरेज वेट टाइम निकालोगे और देखोगे कि ये सही है कि नहीं। मैंने जो एवरेज वेट टाइम निकाला है वो 11.4 सेकंड निकाला है। अब आप ये देखो कितना ज़्यादा एवरेज वेट टाइम है इसका। इसके नॉन प्रीएम्प्टिव वर्ज़न से भी ज़्यादा एवरेज वेट टाइम आ रहा है इसका, प्रीएम्प्टिव वाले का। तो अब मैं बोलूँ तो कॉन्वॉय इफ़ेक्ट की नज़र से देखूँ कि कॉन्वॉय इफ़ेक्ट इसमें है कि नहीं, तो कॉन्वॉय इफ़ेक्ट तो है यहाँ पे और भयंकर कॉन्वॉय इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब आती जाएगी, उसका बर्स्ट टाइम मान लो हाई जाता जा रहा है, ठीक है? और जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब्स थी वो नीचे शिफ्ट होती जा रही है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है इसके अंदर, कॉन्वॉय इफ़ेक्ट। अब इसमें एक और कॉन्वॉय इफ़ेक्ट का ना एक्सट्रीम भी होता है, कॉन्वॉय इफ़ेक्ट का एक्सट्रीम जिसको मैं इंडेफिनिट ब्लॉकिंग कहता हूँ, ठीक है? तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो आपसे पूछी जा सकती है, दिमाग में रखना है इसको, बिगेस्ट ड्रॉबैक। और ये दोनों इसके नॉन प्रीएम्प्टिव में भी है और प्रीएम्प्टिव में भी है, ठीक है? नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव दोनों के अंदर क्या है, वो है इंडेफिनिट वेटिंग। इसको मैं एक्सट्रीम स्टारवेशन भी बोल सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? इंडेफिनिट वेटिंग का मतलब है कि अब एज्यूम करो कि ये आपकी रेडी क्यू थी, ठीक है? आपकी P1 जॉब आई, P2 जॉब आई, ये थोड़ा-थोड़ा शेड्यूल होना शुरू होंगी। अब P3, P4, P5 जॉब आई, अब इनकी ना हाईएस्ट प्रायोरिटी कर रखी है आपने, यानी कि इसकी प्रायोरिटी आपने दे दी है, अगर मैं नंबर में देना चाहूँ 100 इसकी 100, 102 अब यही आपस में शेड्यूल होती रहेंगी, ठीक है? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की जॉब अभी मान लो ये भी एग्ज़ीक्यूट हो गई, ये आउट हो गई, ये टर्मिनेट हो गई, तो आपने P6 कोई जॉब लिया है, उसकी और ज़्यादा प्रायोरिटी रख दी, ठीक है? 200 मतलब ये नंबर्स मैं ऐसे ही ले रहा हूँ बट समझ जाओ कि प्रायोरिटी बढ़ती जा रही है। अब जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब्स थी ना ये, जो बेचारी मान लो इसकी 1 प्रायोरिटी थी, इसकी 2 अब ये ना हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई। क्योंकि सिस्टम आपका चले जा रहा है। आपने एक बार सिस्टम ऑन किया वो सदियों तक मान लो ऑन है आपका सिस्टम और आपकी प्रायोरिटी की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की जॉब आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। जो सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब्स आई थी वो बेसिकली इंडेफिनिट वेट में चली जाएँगी। उनको कभी भी सीपीयू नहीं मिलेगा। इनको बेचारियों को कभी भी सीपीयू नहीं मिलेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ इंडेफिनिट वेटिंग। इसकी जो इंडेफिनिट वेटिंग है, इसका एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक रूमर है, पता नहीं ये सच है कि नहीं, इवन बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये रूमर है, वी डोंट नो। तो ये क्या रूमर है? वो रूमर ये है कि आईबीएम 7094 बेसिकली ये आपका सिस्टम होगा एमआईटी में। इसको ऑन किया होगा, सिस्टम को ऑन किया था 1967 में और इसमें कुछ जॉब सबमिट करी थी। इसमें कुछ जॉब सबमिट करी थी और वो जो जॉब सबमिट करी ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारी जॉब सबमिट हुई होंगी, P1, P2, P3 ऐसे करके। तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब थी ना, वो इस शेड्यूल एल्गोरिदम के चक्कर में, इसके इस इतने बड़े ड्रॉबैक के चक्कर में जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब है, वो सालों-साल तक रेडी क्यू में पड़ी ही रही। उनको कभी भी सीपीयू नहीं मिला और इन्होंने कब चेक किया? 1973 में चेक किया। 1973 में जब चेक किया, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब थी, बहुत सारी जॉब्स पड़ी होंगी लोएस्ट प्रायोरिटीज़ की, वो इतने सालों तक, ठीक है? इतने सालों तक वो रेडी क्यू में पड़ी ही रही। तो देख रहे हो एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है इंडेफिनिट वेटिंग का, ठीक है? तो अब कितना बड़ी प्रॉब्लम है यार ये, सोच के देखो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका यूज़ किया गया है। देखो एल्गोरिदम तो ये अच्छी है क्योंकि अभी जो हम बेसिकली जब वो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें हमारा एक क्राइटेरिया ये भी था कि कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की जॉब आए तो हम उसको पहले एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? जैसे एंटीवायरस वाला एग्ज़ाम्पल था। तो ये प्रॉब्लम तो है बहुत बड़ी बट इसका एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है? सॉल्यूशन टू इंडेफिनिट वेटिंग। क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है एजिंग। अब एजिंग क्या है? एजिंग एक क्राइटेरिया एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने। हम क्या करते हैं कि ग्रेजुअली ना
ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं प्रायोरिटीज को ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी जॉब। इसका एग्जांपल जैसे इस केस में हमने जो आईबीएम वाला एग्जांपल था उसमें देखा कि लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब उसमें पड़ी ही रही। एजिंग अगर मेथड यूज कर रहा होता तो मैं क्या करता कि हर 15 सेकंड में, ये जो टाइम बोल रहा हूँ मैं ये आप कस्टमाइजेबल है, हर 15 सेकंड में मैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब है, प्रायोरिटीज की जो जॉब्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी जो प्रायोरिटी है वो मैं +1 करता जाऊंगा। हर 15 सेकंड में +1, हर 15 सेकंड में +1। तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब होगी उनकी प्रायोरिटी धीरे 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 बढ़ जाएंगी। तो आफ्टर सम टाइम उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी की जॉब आ भी गई तो कितनी हाई होगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एज्ड प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी बढ़ चुकी होगी तब तक बहुत ज़्यादा। तो एजिंग एक तरीका है जिसको मैं यूज़ करता हूँ इंडेफिनिट वेटिंग को बचाने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, इंपॉर्टेंट अच्छी एल्गोरिथम है, बट इसमें जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो हमारा इंडेफिनिट वेटिंग है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, एजिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो इंडेफिनिट वेटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसमें कॉन्वो इफेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल है। इंडेफिनिट वेटिंग जो है कॉन्वो इफेक्ट का ही तो एक बड़ी, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सट्रीम वर्जन है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब है उसको ही टाइम मिले जा रहा है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जॉब इवन दो हो सकता है उसकी बर्स्ट टाइम कम हो, उसको मौका नहीं मिल रहा, तो उसका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम पूरी रेडी क्यू का बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक्सट्रीम कॉन्वो इफेक्ट इसके अंदर है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी अगली एल्गोरिथम पे। तो अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जिसका नाम है राउंड रॉबिन, ठीक है, RR। अब इसको राउंड रॉबिन क्यों कहते हैं? जो अभी करंट रेडी क्यू है इसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस को ना इक्वल मौका देती है, ठीक है। मतलब हर प्रोसेस को सीपीयू एटलीस्ट मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो वेट टाइम इसमें ना कम होता है काफ़ी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एल्गोरिथम के अंदर स्टारवेशन सबसे कम होती है, लोएस्ट स्टारवेशन होती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही दूसरी प्रोसेस का नंबर लग ही जाना है, ठीक है। तो और अब क्योंकि स्टारवेशन कम है तो कॉन्वो इफेक्ट भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और ये सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम होती है, ठीक है। इसको मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है, इसको डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आज भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको मैं बोलता हूँ ये FCFS का ना प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रायोरिटी जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जो इसका क्राइटेरिया है वो आपका होता है अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम, ठीक है। और ये तो ये बीटी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो एसजेएफ का सबसे बेसिकली बोल सकता हूँ मैं सबसे प्रॉब्लमैटिक एरिया था ना कि बर्स्ट टाइम निकालना पड़ेगा तब जाके स्केड्यूल होगी, बर्स्ट टाइम निकालना आइडियली पॉसिबल थोड़ा-सा नहीं ही है, ठीक है। तो वो इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर बस एटी और टी टाइम क्वांटम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे टाइम क्वांटम वर्ड आ गया तो अब मैं बात करता हूँ कि ये डिज़ाइन जो है ना, ये डिज़ाइन जो की गई है, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए करी गई है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए करी गई है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग हमने पढ़ा था कि टाइम शेयरिंग के अंदर बेसिकली हम एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के बाद किसी भी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देते हैं, वापस से रेडी क्यू में ले आते हैं। तो इसमें यही वाली चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। और मैं ये देखूँ क्योंकि अब एटी और टीक्यू एक सिंपल बेसिकली क्राइटेरिया है इसका, तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी ना काफ़ी आसान है, ठीक है। ये ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है। ईज़ी टू इम्प्लीमेंट क्यों है, ये अभी जब हम डायग्राम बनाएँगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। और टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए बनी है, तो टाइम शेयरिंग हमने पढ़ा था, टाइम शेयरिंग कहाँ पे यूज़ होते हैं? मल्टीटास्किंग ओएस के अंदर। तो मल्टीटास्किंग ओएस के अंदर ये मोस्ट पॉपुलर है, यूज़ होती है, ठीक है। तो अब मैं इसके डायग्राम पे चलता हूँ सीधा, ठीक है। डायग्राम हमने नोट्स में बना दिया है, नोट्स में ही देखते हैं सीधा। अब यार आप ध्यान से देखो, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास एक रेडी क्यू है, ठीक है। अब इस रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस है, अराइवल टाइम जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा प्रोसेसेस आती जाएँगी। तो मैं कोई एक पिक करूँगा एफसीएफएस मेथड से, यानी कि जो भी इसका भी एटी सबसे पहले 0 होगा, ठीक है, लोएस्ट होगा उसको मैं उठा लूँगा और मैं ये चेक करूँगा कि क्या उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो टाइम क्वांटम से कम है, ठीक है, टाइम क्वांटम से कम है। अब टाइम क्वांटम कैसे पता लगता है? टाइम क्वांटम जो हम डिसाइड करते हैं, बेसिकली ओएस का जो डिज़ाइन है, डेवलपर है, वो बता रहा है कितना टाइम क्वांटम होगा। तो अगर टाइम क्वांटम ज़्यादा हुआ बर्स्ट टाइम से, यानी कि प्रोसेस जो है वो विदिन दैट टाइम क्वांटम एग्जीक्यूट हो सकती है, तो उस केस में हम एग्जीक्यूट कर देंगे और प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट कर जाएगी। और अगर टाइम क्वांटम ज़्यादा हुआ बर्स्ट टाइम से, यानी बर्स्ट टाइम कम है, तो उस केस में क्या होगा, मैं उसको टाइम क्वांटम जितना एग्जीक्यूट कराऊंगा और जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा मैं वापस से उसको प्रीएम्प्ट कर दूंगा, ठीक है।
और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस मान लो टाइम क्वांटम आपने 2 सेट किया हुआ है और वो प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम 2 ही बचा हुआ था, तो 2 सेकंड एग्जीक्यूट करके वो यहाँ से सीधा टर्मिनेट स्टेट पे चली जाएगी। तो अब देखो कितना सिंपल डायग्राम है, मुझे बस क्या करना है, मुझे टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? बर्स्ट टाइम मुझे पता हो, ना पता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस टाइम हो सकता है बर्स्ट टाइम बाद में थोड़ा-सा बढ़ भी जाए। थोड़ा-सा बढ़ भी गया अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बढ़ गया मतलब कि हमने एस्टिमेशन थोड़ी-सी गलती करी थी। पहली बात तो इसमें एस्टिमेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है? जैसे-जैसे प्रोसेस आ रही है वो टाइम क्वांटम के हिसाब से एग्ज़ीक्यूट होती जा रही है, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बर्स्ट टाइम अगर कम है यानी कि बर्स्ट टाइम कम होने का मतलब क्या है? बर्स्ट टाइम तो एस्टिमेशन तो इसमें कहीं नहीं है, रियल लाइफ़ में यानी कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, वो 2 सेकंड के लिए एग्ज़ीक्यूट हो रही होगी, फिर वो चेक करेगा क्या टर्मिनेट हुई? अगर टर्मिनेट नहीं हुई, तो मैं वापस रेडी क्यू में डाल दूँगा, अगर टर्मिनेट हो गई तो मैं टर्मिनेशन स्टेट पे डाल दूँगा, ठीक है? इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो ये ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है? तो अब इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम, ठीक है? और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ नोटिस करना है इसमें कि इसके अंदर ओवरहेड कितने हैं? हैं कि नहीं? तो हैं तो कितने हैं? इस चीज़ को आप नोटिस करना, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसका। जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अब ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल इसका ज गैंट चार्ट बनाते हैं, ठीक है? अब देखो, अब सबसे पहले क्या होगा कि मेरा क्राइटेरिया क्या था इसके अंदर? अराइवल टाइम और टाइम क्वांटम, ठीक है? तो सबसे पहले 0 अराइवल टाइम किसका है? P1 प्रोसेस का, तो सबसे पहले कौन-सी एग्ज़ीक्यूट होगी? P1। P1 कितने टाइम के लिए एग्ज़ीक्यूट होगी? बर्स्ट टाइम अभी इसका कितना लिखा हुआ है? 4 सेकंड। बट अभी हम टाइम क्वांटम अज़्यूम करते हैं, TQ मैं अज़्यूम कर लेता हूँ इसमें 2 सेकंड्स का। 2 सेकंड का टाइम क्वांटम अज़्यूम करूँगा तो जो P1 कितना टाइम चलेगी पहले? P1 चलेगी 2 सेकंड्स, 2 सेकंड चलेगी P1। अब जिस पॉइंट पे P1 2 सेकंड चल चुकी होगी, ठीक है? एक मैं क्यू और बना लेता हूँ यहाँ पे। P1 सबसे पहले आई थी क्यू में, ठीक है? उसके बाद जैसे ही 2 सेकंड हुए, तो 2 सेकंड होने के बाद कौन-कौन सी जॉब क्यू में आ चुकी होंगी? P2 आ चुकी होगी और P3 आ चुकी होगी, राइट? P2, P3 आ चुकी होगी। अब ये जैसे 2 सेकंड चल रहा तो क्या 2 सेकंड बाद ये प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट पे चली गई? क्या P1 टर्मिनेट स्टेट पे चली गई? नहीं, P1 टर्मिनेट स्टेट पे नहीं गई है। तो मैं वापस से P1 को प्रीएम्प्ट कर दूँगा, प्रीएम्प्ट करने के बाद वापस से क्यू में डाल दूँगा। अभी जितना टाइम हुआ, अब मेरे पास कौन-सी जॉब पड़ी है क्यू में? अब मैं उठा के P2 को शेड्यूल करूँगा। P2 यहाँ से P2 उठाई मैंने, P2 को शेड्यूल किया। 2 सेकंड P2 को चलाते हैं। P2 जब 2 सेकंड चलेगी, उससे पहले देखते हैं P1 के अंदर यहाँ पर 2 सेकंड बचा था, ठीक है? क्योंकि 2 सेकंड चल चुकी है P1। अब P2 जो है वो भी 2 सेकंड चलेगी, 2 सेकंड चलेगी, ठीक है? 2 सेकंड चलने के बाद क्या होगा? ये आपकी 4 सेकंड यहाँ पे मैं गैंट चार्ट पे लिख देता हूँ। अब जब 4 सेकंड हुए तो कौन-कौन सी प्रोसेसेज़ जो हैं वो आ चुकी हैं क्यू में। क्यू में आ चुकी है, यहाँ से ऊपर सारी प्रोसेस आ गई। यानी कि मेरे पास P4 आ गई है और P5 आ चुकी है। P3 तो पहले से ही उसके अंदर पड़ी हुई है, राइट? अब जब 2 सेकंड चला, 2 सेकंड चलने के बाद 3 सेकंड हमने इसका बर्स्ट टाइम कर दिया है। अब जो है P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगी, ठीक है? अब P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगी, इसको मैं P2 कर देता हूँ यहाँ पर। P2 प्रीएम्प्ट हो गई। P2 प्रीएम्प्ट होने के बाद अब मेरे पास कौन-सी नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास क्यू में? P3। अब P3 को उठा के मैं शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है? P3 को शेड्यूल करूँगा, P3 कितना टाइम चलेगी? P3 फिर से 2 सेकंड चलेगी। अब P3 जब 2 सेकंड चलेगी तो इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेट स्टेट पे चली जाएगी। अब P3 पूरी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है? तो 6 सेकंड में P3 टर्मिनेट हो गई। P3 टर्मिनेट होने के बाद जब P3 टर्मिनेट हुई तो 6 सेकंड हो गए, मेरे पास लास्ट प्रोसेस जो कि P6 है वो भी रेडी क्यू में आ चुकी होगी, ठीक है? अब उसके बाद कौन-सी प्रोसेस होगी शेड्यूल? P1, यहाँ से मैं P1 को उठा पिक कर लेता हूँ, P1 को पिक कर लेता हूँ। P1 जो है 2 सेकंड चलेगी, इसमें 2 सेकंड बचे हुए थे इसके, ठीक है? तो ये भी एग्ज़िट हो गई है, ये भी एग्ज़िट हो गई है, P1 एग्ज़िट हो जाएगी, 8 सेकंड्स हो जाएगा। अब जब P1 एग्ज़िक्यूट हुई, 8 सेकंड हो चुके हैं, तो कोई और क्या प्रोसेस आई है? कोई और प्रोसेस अराइवल टाइम लास्ट अराइवल टाइम मेरे पास 6 है, तो कोई और प्रोसेस अभी नहीं आई है, राइट? अब उसके बाद कौन-सी प्रोसेस उठेगी? अब प्रोसेस उठेगी मेरी P4। P4 को मैं शेड्यूल कर देता हूँ। P4 कितना टाइम चलेगी? P4 2 सेकंड तक चलने की कोशिश करेगी, बट 2 सेकंड चलने से पहले ही उसका बर्स्ट टाइम जो है 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये भी एग्ज़िट कर जाएगी, ठीक है? 9 सेकंड्स। अब मैं कौन-सी प्रोसेस उठाऊँगा? अब मैं उठाऊँगा P5 प्रोसेस। अब P5 प्रोसेस जब उठाऊँगा तो P5 कितना टाइम चलेगी? P5 ऐसे 2 सेकंड्स चलेगी, 2 सेकंड चलेगी तो यहाँ कितना बच जाएगा? 4 सेकंड्स, यहाँ पर 2 सेकंड 11 हो जाएगा और P5 वापस से प्रीएम्प्ट हो जाएगी, ठीक है? अब आ जाएगी P2 की बारी। अब P5 का P2 आएगी। P2 कितना टाइम चलेगी? P2 2 सेकंड्स चलेगी, यहाँ 1 सेकंड बच जाएँगे। यहाँ 11, 12, 13
ठीक है। अब P2 13 सेकंड तक चली तो P2 वापस से प्रीएम्प्ट हो जाएगी, P5 के बाद वापस से P2 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी प्रोसेस आई यहाँ पर, P6 प्रोसेस आई। P6 को मैं चला देता हूँ। P6 कितना टाइम चलेगा, बड़ा बोरिंग है यार इसको करना ना। P6 2 सेकेंड्स, यहाँ पे 1 सेकंड बचे, 13 14 15। ठीक है, P6 वापस से प्रीएम्प्ट होगी, P2 के बाद वापस P6 लाइन में लग गई। अब उसके बाद P5 होगी शेड्यूल, P5 उठाया मैंने, P5 उठाऊंगा तो ये कितना टाइम चलेगी, P5 2 सेकेंड चलेगी, 15 16 17। P5 वापस से चली गई क्यू के अंदर। ठीक है, अब कौन सी शेड्यूल होगी, अब P2 शेड्यूल होगी। P2 उठाया मैंने, 18 सेकेंड तक चलेगी ये, क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड बचा था, राइट। P2, अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P2 एग्जिट कर गई, P6 प्रोसेस आएगी। P6 कितना टाइम चलेगी, ये 1 सेकेंड चलेगी, 19। अब फिर मेरे पास लास्ट P5 बची है, P5 को मैं पूरा रन कर देता हूँ क्योंकि ये बची ही नहीं है कोई और प्रोसेस इसके अलावा। अब ये 21 सेकेंड था, बड़ी मेहनत लगी। तो इसके अंदर अब आप ये देखो कि गैंट चार्ट बनाने में कितनी मेहनत लग रही है, क्योंकि हर TQ टाइम क्वांटम के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं इसको प्रीएम्प्ट करूँ कि ना करूँ। अब इस केस में क्या होगा, ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे, यानी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। देखो ऑल्दो हमने स्टारवेशन तो कंप्लीटली रिमूव कर दी है, ठीक है, स्टारवेशन हमने रिमूव कर दी है, कॉन्वॉय इफेक्ट हमने रिमूव कर दिया है, बट इस वजह से क्या प्रॉब्लम आई है कि हमें ओवरहेड्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यार वही बात है कि हमें बैलेंस चाहिए होता है दोनों का। ठीक है, हम चाहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट भी कम से कम हो और बेसिकली ओवरहेड भी कम से कम हो, इस टाइप का कुछ चाहते हैं। अब हमने इस केस में कॉन्वॉय इफेक्ट को जीरो करने की कोशिश करी, बट हुआ क्या, ओवरहेड्स बढ़ गए। ठीक है, इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे तो टाइम क्वांटम जो है TQ जो है मैंने कितना रखा हुआ था, 2 सेकेंड्स। अगर मैं TQ जो है 1 सेकंड कर दूं, अब 1 सेकंड करूंगा ना और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओवरहेड्स हैं वो एक RR एल्गोरिथम में कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है हमारा टाइम क्वांटम पर ज्यादा होगा तो ओवरहेड्स कम होंगे। ठीक है, टाइम क्वांटम अगर कम होगा तो ओवरहेड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम वर्क करती है। तो ये थी हमारी सिंपल एल्गोरिथम्स में लास्ट एल्गोरिथम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। वो थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ये थोड़ा अब तक जो थी इनकी इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल थी। और जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम वो मोर क्लोज टू है कि रियल वर्ल्ड में जो ओएस आपके ओएस के अंदर जो CPU शेड्यूलिंग इंस्टॉल होती है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेड होती है उसके। बट लेक्चर खत्म करने से पहले हर बार की तरह हम एक बार नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, नोट्स पे मैंने कोशिश करी है कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है जो भी रिलेटेड है इन एल्गोरिथम से और जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन वो पुट कर पाऊँ मैं इसमें। शॉर्टेज जॉब में हमने नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में बात करी। ठीक है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, AT प्लस BT क्या प्रॉब्लम होती है, इम्पॉसिबल टास्क क्या है हमारा BT निकालना। ठीक है, उसके बाद प्रीएम्प्टिव वर्जन में बात करी, इसमें कोई कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं था। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने बात करी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। इसके अंदर जो हमने बेसिकली हाइट्स ऑफ कॉन्वॉय इफेक्ट देखी, इंडेफिनिट वेटिंग, एक्सट्रीम स्टारवेशन, इसका सोल्यूशन हमारा एजिंग था। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देखी हमने, ये FCFS का प्रीएम्प्ट वर्जन टाइप्स है, टाइम क्वांटम यूज होता है इसके अंदर, टाइम शेयरिंग सिस्टम में यूज होता है। ये आपके इसका एक डायग्राम हो गया। उसके अलावा मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इन एल्गोरिथम्स को ना इम्प्लीमेंट करो। इसका मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप लव भैया का DSA का कोर्स देख ही रहे हो। ठीक है, वो बता रहे हो कि डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स जिनसे सो एंड सो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो, आप सिंपली जो हम क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे गैंट चार्ट बना रहे थे, ऐसी इसी को एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके इसको कोड करके इन एल्गोरिथम्स को सिमुलेट करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल दूं मैं, तो जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, एक मिन हीप से कर सकते हो इंप्लीमेंट। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली सारी प्रोसेसेस को डालते जाओगे, जो आती जाएगी। मिन हीप जो है सबसे लोएस्ट BT की जो प्रोसेस होगी उसको सबसे ऊपर रखेगा, मतलब P3 सबसे लोएस्ट BT रहेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सबसे ऊपर रहेगा। तो मिन हीप जो डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज हो सकता है SJF के अंदर। सिमिलरली आप ये देखो कि राउंड रॉबिन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी क्यू यूज हो सकती है। ठीक है, तो इनको इम्प्लीमेंट करो, ये आपका होमवर्क है। पर्सनली आपको बहुत मजा आएगा, मैंने अपने टाइम पे इम्प्लीमेंट करी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इम्प्लीमेंट करके। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय।